हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एचएससी स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट 1996 के बारे में, जिसे हम बीओसीडब्ल्यू एक्ट भी कहते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि बीओसीडब्ल्यू एक्ट 1996 की क्या हिस्ट्री है। तो दोस्तों, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने के बाद सन 1947 से लेकर 1995 तक कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जहां पर भी काम कर रहे थे तो उनके लिए कोई भी ऐसा कायदे कानून नहीं था। यानी कि उनके हेल्थ के बारे में सोचने वाला ऐसा कोई लॉ नहीं था। सेफ्टी के बारे में, वेलफेयर के बारे में सोचने वाला कोई भी ऐसा कायदे कानून वहां पर नहीं था। और उस समय 8 से 10 मिलियन तक स्किल और अनस्किल जो भी वर्कर्स है वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में इंडिया में काम कर रहे थे। फिर उसके बाद 18 मई 1995 में 41वीं लेबर मिनिस्ट्री कॉन्फ्रेंस में इसके बारे में सोचा गया। यानी कि बिल्डिंग में जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं या फिर अदर कंस्ट्रक्शन में जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं तो उनके ऊपर एक लॉ बनाया जाए, उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया था। और फिर उसके बाद ये जो लॉ है ये धीरे धीरे पार्लियामेंट तक पास होते गया और लास्ट में 19 अगस्त 1996 को प्रेसिडेंट की इसके ऊपर मोहर लग गई। लेकिन इसको फोर्स में आते आते कुछ समय लग गया और फाइनली 1 मार्च 1996 को ये पूरे इंडिया में फोर्स में लाया गया। चलिए अब जानते हैं कि बीओसीडब्ल्यू एक्ट 1996 का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ये जो बीओसीडब्ल्यू एक्ट है ये इसलिए बनाया गया है ताकि बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन जो भी वर्कर्स है उनके एम्प्लॉयमेंट और कंडीशन ऑफ सर्विस को वहां पर रेगुलेट किया जाए, यानी कि उसको सुधारा जाए। इसके अलावा जो भी बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है उनके सेफ्टी के बारे में सोचा जाए, उनके हेल्थ के बारे में सोचा जाए और जो भी वेलफेयर फैसिलिटी है वो भी उनको मिलनी चाहिए। इसके अलावा अदर कोई अगर मैटर इसके साथ में अगर कनेक्टेड है तो उसको भी यहाँ पर प्रोवाइड किया जाए। तो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। तो इस बीओसीडब्ल्यू एक्ट का मेन पर्पस ये है कि जो भी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है उनके काम के कंडीशंस के ऊपर ध्यान दिया जाए, ये इसका मेन पर्पस है। ये जो बीओसीडब्ल्यू एक्ट है ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो वर्कर्स है उनके लिए एक सोशल वेलफेयर स्कीम है और इसका मेन मोटिव ये है कि इसकी वजह से वर्कर्स को बेनिफिट मिले। और ये बेनिफिट्स उन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए है जो भी बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन में अपना काम कर रहे हैं पूरे कंट्री में। तो चलिए अब जानते हैं बीओसीडब्ल्यू एक्ट 1996 के इंडेक्स के बारे में कि इस एक्ट के अंदर क्या दिया गया है। तो इस बीओसीडब्ल्यू एक्ट के अंदर टोटल 11 चैप्टर्स दिए गए हैं और इसमें टोटल 64 सेक्शन दिए गए हैं। तो इसमें चैप्टर 1 है प्रिलिमिनरी का, जिसमें सेक्शन 1 से लेकर 2 तक दिया गया है। चैप्टर 2 है द एडवाइजरी कमिटीज एंड एक्सपर्ट कमिटीज का, जिसमें सेक्शन 3 से लेकर 5 तक दिया गया है। चैप्टर 3 है रजिस्ट्रेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट का, जिसमें सेक्शन 6 से लेकर 10 तक दिया गया है। चैप्टर 4 है रजिस्ट्रेशन ऑफ बिल्डिंग वर्कर्स एज बेनिफिशियरीज का, जिसमें सेक्शन 11 से लेकर 70 तक दिया गया है। चैप्टर 5 है बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड का, जिसमें सेक्शन 18 से लेकर 27 तक दिया गया है। चैप्टर 6 है हावर्स ऑफ वर्क वेलफेयर मेजर्स एंड अदर कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ बिल्डिंग वर्कर्स का, जिसमें सेक्शन 28 से लेकर 37 तक दिया गया है। चैप्टर 7 है सेफ्टी एंड हेल्थ मेजर्स का, जिसमें सेक्शन 38 से लेकर 41 तक दिया गया है। चैप्टर 8 है इंस्पेक्टिंग स्टाफ का, जिसमें सेक्शन 42 से लेकर 43 तक दिया गया है। चैप्टर 9 है स्पेशल प्रोविजंस का, जिसमें सेक्शन 44 से लेकर 46 तक दिया गया है। चैप्टर 10 है पेनल्टीज एंड प्रोसीजर का, जिसमें सेक्शन 47 से लेकर 55 तक दिया गया है। और चैप्टर 11 है मिसलेनियस का, जिसमें सेक्शन 56 से लेकर 64 तक दिया गया है। तो इस तरीके से इस बीओसीडब्ल्यू एक्ट 1996 में टोटल 11 चैप्टर्स है और टोटल 64 सेक्शंस है। चलिए अब जानते हैं बीओसीडब्ल्यू एक्ट 1996 के चैप्टर 1 के बारे में, जो है प्रिलिमिनरी का। तो इसमें सेक्शन 1 में दिया गया है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन के बारे में। तो इस एक्ट का मेन जो स्कोप है वो पूरे इंडिया में जो है वो एक्सटेंड किया गया है, यानी कि पूरी इंडिया में बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन का जहां पर भी काम हो रहा है वहां पर ये एप्लीकेबल है।
फिर उसके बाद इसमें दिया गया है कि 10 या फिर 10 से ज़्यादा अगर बिल्डिंग वर्कर किसी भी इस्टेब्लिशमेंट में एम्प्लॉयर के पास काम कर रहे हो और वो ये काम 12 महीने में कभी भी कर रहे हो जहां पर 10 से ज़्यादा वर्कर वहां पर काम कर रहे हो, तो ये जो एक्ट है ये उसको एप्लीकेबल होगा। और ये जो BOCW एक्ट है ये 1 मार्च 1996 को पूरे इंडिया में लागू कर दिया गया, तब से ये फोर्स में आ गया। फिर उसके बाद सेक्शन 2 है वो है डेफिनेशंस का। तो इसमें इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन जो आपको याद में रखनी है वो है बिल्डिंग वर्कर की। तो बिल्डिंग वर्कर यानी कि कौन सा पर्सन्स, तो वो पर्सन्स जो एम्प्लॉय है किसी भी स्किल को काम करने के लिए या फिर सेमी स्किल का काम करने के लिए या फिर अनस्किल का काम करने के लिए या फिर मैनुअल का काम करने के लिए या फिर टेक्निकल का काम करने के लिए या फिर क्लरिकल का काम करने के लिए। तो ये काम जो भी पर्सन्स कर रहा है वो बिल्डिंग वर्कर के अंडर में आता है। लेकिन आपको यहाँ पर एक बात ध्यान में रखनी है कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव का काम करता है या फिर मैनेजर के लेवल का काम करता है तो वो लोग जो है ये बिल्डिंग वर्कर की कैटेगरी में नहीं आते हैं। चलिए अब जानते हैं BOCW एक्ट 1996 के चैप्टर 2 के बारे में, जो है द एडवाइजरी कमिटी एंड एक्सपर्ट कमिटी के बारे में। तो इसमें सेक्शन 3 में बताया गया है सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी के बारे में। तो सेंट्रल एडवाइजरी जो कमिटी होती है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कंस्टिट्यूट किया जाता है। इस सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी को और एक नाम भी दिया गया है, इसको और एक नाम से भी जानते हैं, जो है सेंट्रल बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एडवाइजरी कमेटी। इसमें एक चेयरपर्सन होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो उसको नॉमिनेट करती है, और इसमें 3 MPs होते हैं जिसमें से 2 जो है वो लोकसभा से नॉमिनेट किए जाते हैं और एक जो है वो राज्यसभा से नॉमिनेट किया जाता है। इसमें एक डायरेक्टर जनरल भी होता है और इसके अलावा 9 से लेकर 13 जो मेंबर्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से नॉमिनेट किए जाते हैं। यहाँ पर जो है जो भी नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव है बिल्डिंग वर्कर्स के, तो वो जो है एम्प्लॉयर्स के जो भी नॉमिनेटिव रिप्रेजेंटेटिव है उसके इक्वल होने चाहिए या फिर उससे ज्यादा होने चाहिए, लेकिन उससे कम नहीं होने चाहिए। फिर उसके बाद सेक्शन 4 में बताया गया है स्टेट एडवाइजरी कमेटी के बारे में। तो स्टेट एडवाइजरी जो कमेटी है वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कंस्टिट्यूट की जाती है। स्टेट एडवाइजरी कमेटी को और एक नाम भी दिया गया है, जो है स्टेट बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एडवाइजरी कमेटी। इस एडवाइजरी कमेटी में एक चेयरपर्सन होता है जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से नॉमिनेट किया जाता है। इसमें 2 MLAs भी होते हैं। इसमें एक मेंबर भी होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से नॉमिनेट किया जाता है। इसमें एक चीफ इंस्पेक्टर भी होता है। इसके अलावा 7 से लेकर 11 जो मेंबर्स है वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से नॉमिनेट किए जाते हैं। इसमें जो है बिल्डिंग वर्कर्स के जो नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव है तो उनकी जो संख्या है वो एम्प्लॉयर के जो नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव है उसके इक्वल में होनी चाहिए या फिर उससे ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन उससे कम नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद सेक्शन 5 में दिया गया है एक्सपर्ट कमिटीज के बारे में। तो एक्सपर्ट जो कमिटी है वो एप्रोप्राइट जो भी गवर्नमेंट वहां की रहेगी वो इसको कंस्टिट्यूट करती है। और एक्सपर्ट कमेटी का मेन रोल ये होता है कि वो जो भी गवर्नमेंट है उसको एडवाइस कर सके कि इस एक्ट के अंडर में कौन से रूल्स जो है वो तैयार कर सके। चलिए अब जानते हैं BOCW एक्ट 1996 के चैप्टर 3 के बारे में, जो है रजिस्ट्रेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। तो इसमें सेक्शन 6 दिया गया है अपॉइंटमेंट रजिस्टरिंग ऑफिसर्स के बारे में। तो इसमें बताया गया है कि जो भी एप्रोप्राइट गवर्नमेंट होती है तो उस गवर्नमेंट का जो भी गैजेटेड ऑफिसर है वो रजिस्टरिंग ऑफिसर्स को अपॉइंट करता है। फिर उसके बाद सेक्शन 7 है रजिस्ट्रेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। तो इसमें बताया गया है कि जो भी एम्प्लॉयर है तो उस एम्प्लॉयर का जो भी इस्टेब्लिशमेंट है वो अगर इस एक्ट के अंदर अगर आ जाता है तो उसके ठीक 60 डेज के अंदर जो है उसको रजिस्टरिंग ऑफिसर को एक एप्लीकेशन देनी होती है इसके बारे में। और अगर वो विथिन 60 डेज अगर नहीं दे पाता है और उसके बाद वो एप्लीकेशन अगर देता है तो उसको रजिस्टरिंग ऑफिसर को एक्सप्लेनेशन देना होता है, एक सेटिस्फैक्टरी कॉज देना होता है कि इतना लेट क्यों हुआ है। रजिस्टरिंग ऑफिसर के पास जब ये एप्लीकेशन आती है तो वो उसको वेरीफाई करता है और वेरीफाई करने के बाद जब उसको सब कुछ सही लगता है तब वो रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट जो है वो इशू करता है।
रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद अगर एम्प्लॉयर को अगर उसमें कोई भी अगर चेंजेस करना है, जैसे कि ओनरशिप चेंज करनी है या फिर मैनेजमेंट में कोई अगर चेंजेस करना है, तो उसका जो इंटीमेशन है वो उसको 30 डेज के अंदर रजिस्टरिंग ऑफिसर को देना होता है। फिर उसके बाद सेक्शन 8 में दिया गया है रिवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन इन सर्टन केसेस। तो इसमें बताया गया है कि ये जो रजिस्ट्रेशन किया गया है इसमें अगर मिस रिप्रेजेंटेशन अगर दिया हुआ है या फिर कोई भी प्रोविजंस का अगर इसमें वायलेशन किया गया है तो ये जो रजिस्ट्रेशन है ये रिवोक कर सकते हैं, यानी कि इसको रद्द कर सकता है। अब ये रिवोक कौन करेगा यानी कि रद्द कौन करेगा, तो जो रजिस्टरिंग ऑफिसर है जो इसको रजिस्टर करता है वो इसको रद्द भी कर सकता है। फिर उसके बाद सेक्शन 9 में दिया गया है अपील के बारे में। तो इसमें बताया गया है कि अगर रजिस्टरिंग ऑफिसर के द्वारा अगर ये रिवोक किया जाता है यानी कि इसका जो रजिस्ट्रेशन है ये अगर रद्द किया जाता है तो उसके बारे में एम्प्लॉयर जो है वो अपील भी कर सकता है, और वो जो अपील है वो उसको विथिन 30 डेज जो है वो करनी है। और वो जो अपील है वो अपीलेंट अथॉरिटी जो है जो नॉमिनेट होती है, जो अप्रोप्राइट गवर्नमेंट होती है उसकी ओर से उसको करना होता है। और अगर 30 दिन के अंदर अगर वो अपील नहीं कर पाता, उससे अगर ज्यादा समय लगता है तो उसको सेटिस्फैक्टरी कॉज क्या है वो बताना होता है, यानी कि यहाँ पर अपीलेंट की तरफ से एक अपॉर्चुनिटी उसको मिलती है। और फिर ये जो रिवोकेशन ऑर्डर है इसको मॉडिफाई करना है, रिवर्स करना है या फिर कंफर्म करना है, ये यहाँ पर डिसाइड किया जाता है। और फिर उसके बाद सेक्शन 10 में दिया गया है इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। चलिए अब जानते हैं BOCW एक्ट 1996 के चैप्टर 4 के बारे में, जो है रजिस्ट्रेशन ऑफ बिल्डिंग वर्कर्स एज बेनिफिशियरीज। तो इसमें सेक्शन 11 दिया गया है बेनिफिशियरीज ऑफ द फंड। सेक्शन 12 में बताया गया है रजिस्ट्रेशन ऑफ बिल्डिंग वर्कर्स एज बेनिफिशियरीज। तो इसमें बताया गया है कि कौन सा ऐसा बिल्डिंग वर्कर्स है जो बेनिफिशियरीज के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकता है। तो इसमें बताया गया है कि जो भी बिल्डिंग वर्कर जिसने 18 साल की उम्र कंप्लीट कर ली हो लेकिन 60 साल की उम्र उसने पार ना की हो तो वो उस बेनिफिशियरीज के लिए एप्लीकेबल है। और एक पॉइंट यहाँ पर बताया गया है कि जो भी बिल्डिंग वर्कर है जो बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क में काम कर रहा हो लेकिन उसने 90 डेज तक जो भी प्रोसीडिंग 1 ईयर है यानी कि 12 मंथ्स है उसने 90 डेज तक जो है वो कंटिन्यू काम करना चाहिए। अगर वो 90 डेज तक कंटिन्यू अगर उस साल में काम करता है तो भी वो इसके लिए एलिजिबल हो जाता है। फिर उसके बाद इस रजिस्ट्रेशन के लिए उसको एप्लीकेशन करनी होती है और इस एप्लीकेशन की जो फी है वो मैक्सिमम 50 रुपीज़ होती है। और ये जो एप्लीकेशन है ये बोर्ड की तरफ से जो भी ऑथराइज पर्सन्स है उसकी तरफ से किया जाता है। और ये जो रजिस्ट्रेशन है ये बोर्ड की तरफ से जो भी पर्सन ऑथराइज किया गया है उसकी तरफ से किया जाता है। लेकिन यहाँ पर ये जो ऑथराइज पर्सन्स है ये इस रजिस्ट्रेशन को रिजेक्ट भी कर सकता है अगर वो क्राइटेरिया में नहीं बैठता है तो। और अगर किसी पर्सन को लगता है कि उसका ये जो रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट कर दिया है ये बेफसूल है यानी कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो आप उसकी जो अपील है वो विथिन 30 डेज जो है वो बोर्ड के जो सेक्रेटरी रहेंगे या फिर कोई भी अप्रूव ऑफिसर रहेगा उसकी तरफ जो है आप कर सकते हो। लेकिन अगर इसकी अपील आप 30 डेज के बाद करते हो तो उसका सेटिस्फैक्टरी कॉज जो है कारण जो है वो आपको उनको बताना होता है। फिर उसके बाद सेक्शन 13 में बताया गया है आइडेंटिटी कार्ड्स के बारे में। फिर उसके बाद सेक्शन 14 में बताया गया है सेसेशन एज अ बेनिफिशियरी, यानी कि बेनिफिशियरी की यहाँ पर एंड भी हो सकता है उसकी समाप्ति भी हो सकती है। तो ये कब हो सकता है कि जब भी कोई पर्सन 60 साल की एज जो है वो अटेन कर रहा हो या फिर उसने कंप्लीट किया हो तो उसका ये जो बेनिफिशियरी है ये एंड हो सकता है। या फिर कोई अगर पर्सन 90 दिन तक उस बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क में इंगेज नहीं है यानी कि उसने कम ही दिन वहां पर काम किया है तो उसका भी यहाँ पर बेनिफिशियरी जो है वो सेसेशन होता है। फिर उसके बाद सेक्शन 15 में बताया गया है रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियरीज के बारे में, यानी कि जो भी बेनिफिशियरीज है उसका रजिस्टर मेंटेन करना है। तो हर एक जो एम्प्लॉयर है उनका ये काम है कि जो भी बेनिफिशियरीज है उनका एक रजिस्टर वो मेंटेन करे और उस रजिस्टर को चेक करने के लिए या फिर इंस्पेक्ट करने के लिए जो बोर्ड के सेक्रेटरी है या फिर जो भी अपॉइंटेड ऑफिसर है वो कभी भी आ सकते हैं, यानी कि कोई भी प्रायर नोटिस न देकर वो उसको इंस्पेक्ट करने के लिए आ सकते हैं।
फिर उसके बाद सेक्शन 16 में बताया गया है कंट्रीब्यूशन ऑफ बिल्डिंग वर्कर्स। तो इसमें बताया गया है कि जो भी बिल्डिंग वर्कर्स है उन्होंने फंड को कंट्रीब्यूट करते रहना है जब तक उनकी 60 साल की एज जो है वो खत्म नहीं हो जाती है या फिर वो 60 साल तक नहीं पहुंचते हैं। और ये फंड कितना रहेगा ये स्टेट गवर्नमेंट जो है ये स्पेसिफाई करेगा। और ये जो कंट्रीब्यूशन है ये अगर बिल्डिंग वर्कर्स अगर मैक्सिमम 3 महीने तक अगर नहीं दे पाता है और उसकी फाइनेंशियल अगर कंडीशंस अगर सही नहीं है और वो अगर सेटिस्फैक्टरी जो कारण है वो अगर बताता है तो उसका ये जो कंट्रीब्यूशन है वो यहाँ पर माफ भी किया जा सकता है। फिर उसके बाद इसमें पॉइंट दिया गया है कि अगर बेनिफिशियरी अगर चाहे तो वो एम्प्लॉयर को अथॉरिटी दे सकता है कि उसकी जो मंथली सैलरी आती है यानी कि मंथली उसका जो भी वेजेस है उससे वो कंट्रीब्यूशन जो है वो डिडक्ट कर सके और इसकी जो अमाउंट है वो एम्प्लॉयर ने 15 दिन के पहले जो है वो बोर्ड को देनी है। फिर उसके बाद सेक्शन 17 में बताया गया है इफेक्ट ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन। तो इसमें बताया गया है कि बिल्डिंग वर्कर की तरफ से अगर ये जो कंट्रीब्यूशन है वो अगर मिनिमम 1 साल तक अगर इसको कंटिन्यूअसली अगर नहीं देता है तो उसका वो जो बेनिफिशियरी है उसको सीज किया जा सकता है। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन दिया गया है कि अगर वो बिल्डिंग वर्कर अगर एक सेटिस्फैक्टरी कॉस्ट देता है और उसका जो एरियर्स है वो अगर डिपॉजिशन अगर कर लेता है तो उसका जो बेनिफिशियरी है वो सीज नहीं होगा। लेकिन अगर वो सेटिस्फैक्टरी कारण अगर नहीं दे पाता है तो उसका जो बेनिफिशियरी है वो सीज हो जाएगा।